जी, अस्सलाम वालेकुम जी। आई एम शहरयार राना जी। Today is the free orientation class on essay writing. essay क्या है जी? essay एक अटेम्प्ट है। आपको कुछ भी एग्जामिनर दे सकता है लिखने के लिए, कुछ भी। The topic, the statement could be nothing, nothing पे ऐसे लिखो जी। So essay आपकी अटेम्प्ट है, आपने उसको अटेम्प्ट करना है, उसको हर एंगल से देखना है। उसकी डोमेन, उसकी थीम को समझना है कि वो किस में पूछ रहा है, किस में नहीं पूछ रहा। हम स्टार्ट में ये देखेंगे एस्पायरेंट्स स्टूडेंट्स किस वजह से फेल होते हैं। एग्जामिनर अपनी प्रीवियस रिपोर्ट्स में वो कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमें बताते हैं जो हमने खुद नहीं करनी, और उन फेलियर से हमने लेसन्स लर्न करने हैं ताकि हम वो खुद गलतियां ना करें और उनसे कुछ सीखें और हमारे फेलियर के चांसेस कम हो सके। सबसे पहला जो रीजन है, एग्जामिनर ये अपनी रिपोर्ट में बताता है जी 14, 16, 17, 18 और अभी 2020 की रिसेंटली आई थी जब एनुअल रिपोर्ट आई थी जी एफपीएससी की, उसमें उन्होंने उसका जो है पार्ट ऐड किया था कि बच्चे क्यों फेल होते हैं जी। रीजंस क्या हैं जी? फर्स्ट ऑफ ऑल, लैक ऑफ कंसेप्चुअल क्लैरिटी। जो टॉपिक, जो थीम वहां पे दिया गया है, उसके पीछे जो डॉर्मेंट कंटेंशन है उसका कॉन्सेप्ट ही नहीं है जी बच्चों को। आप 2023 का पेपर उठा के देख लें। मैंने काफ़ी दफ़ा अपनी लाइव सेशंस में, एक पीछे जो है वो फ्री सेशन और किया था, उसमें काफ़ी जगहों पे बताया है कि वो जो उसने स्टेटमेंट्स दे दी हैं उठा के, उनके पीछे कोई ना कोई एक छुपी हुई बात है जो एग्जामिनर करना चाह रहा है, जो आपसे पूछना चाह रहा है। वो आपने बात ढूंढनी है। आपको उस चीज़ का कॉन्सेप्ट होगा तो आप वो टॉपिक अटेम्प्ट कर सकोगे, अदरवाइज आप फिर इधर उधर रैंडम निकल जाते हो। मैंने आपको एक पूरा टॉपिक आज इस क्लास के एंड में समझाना है, बताना है कि वो क्या था 2023 के पेपर से। और वो पहला टॉपिक है, इंस्ट्रक्शन इन यूथ इज लाइक एनग्रेविंग इन स्टोन, कि वो आखिर क्या पूछ के रहा है इसमें। वो कौन सी डॉर्मेंट कंटेंशन है, कौन सी छुपी हुई चीज है जिसके ऊपर वो बात कर रहा है। हम इस पेपर को एंड पे डिस्कस भी करेंगे और ये टॉपिक हम जरा थोड़ा डिटेल में आज देख रहे होंगे। सेकेंड थिंग इज शैलो नॉलेज। रिसर्च नहीं करते, चीजें पढ़ी नहीं होती अच्छी सोर्सेज से, रीडिंग नहीं होती, नॉलेज भी शैलो हो जाता है। थर्ड थिंग इज ग्रामर। ग्रामर की मिस्टेक्स होती हैं, ग्रामर रॉन्ग होती है बच्चों की। और एक बात याद रखिएगा, ग्रामर कभी रूल्स पढ़ने से नहीं आती, हमेशा आपको रीडिंग करने से और प्रैक्टिस करने से आपकी लैंग्वेज बेटर होती है, क्योंकि ये पेपर है ही लैंग्वेज का। आपने एग्जामिनर से बातें करनी। नेक्स्ट इज इनअप्रोप्रिएट यूज ऑफ vocab। हम लोग बिना सोचे समझे सिनोनिम्स लगाना शुरू कर देते हैं, उससे पूरा कंटेक्स्ट चेंज हो जाता है, लैंग्वेज का कंटेक्स्ट ही चेंज हो जाता है। तो हमने रैंडमली बिला वजह सिनोनिम्स नहीं यूज करने होते। हमने देखना होता है कि वो जो वहां पे हम वर्ड यूज कर रहे हैं, क्या वो उसका मायने भी वहां पे कन्वे कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। सेकेंड थिंग इज कन्फ्रंटेशनल डिस्कोर्स का ही बच्चों को नहीं पता। कन्फ्रंटेशनल डिस्कोर्स क्या होता है? आपसे वो पूछ लेता है, फॉर एग्जाम्पल सोशल मीडिया, या वो आपसे पूछ लेता है डाइवर्सिटी, बेन और ब्लेसिंग। चले ये तो उसने सीधा बना दिया ना। तो अब वो जो एक हाइप क्रिएट हुआ हुआ है जी लिटरेरी, ये फिलोसफिकल ऐसे है जी लिटरेरी, अब हम इसकी अगर कोई स्टेटमेंट बनाना चाहें यहाँ पे तो इसकी हम स्टेटमेंट भी बना सकते हैं। डाइवर्सिटी हैज प्रूवन टू बी अ कर्स फॉर
आवर नेशन या फॉर आवर कंट्री। ये लें जी, ये स्टेटमेंट बन गया। ये सीधा ऐसे हो गया जी, और इसको क्या देते हैं जी, ये लिटरेरी ऐसे हो गया। ये ना तो लिटरेरी है और ना ही ये सीधा है, ये दोनों सेम टॉपिक्स हैं, बस उसने इसको थोड़ी सी सेंटेंस स्ट्रक्चर में लिख दिया, इसका जो थोड़ा सा हसीन को थोड़ा सा पंक्चुएशन का यूज कर दिया। एक ही बात हो रही है दोनों में, इसमें कोई फिलोसफी नहीं है, इसमें कोई फिलोसफी नहीं है, इसमें कोई लिटरेचर नहीं है, कोई लिटरेरी चीज नहीं है। तो अब जो बच्चा इसमें लेनी है साइड, या तो वो बेन की साइड लेगा या तो वो बून की साइड लेगा, या तो वो कर्स है या तो वो ब्लेसिंग है। अब जब आप कहते हो कि वो ब्लेसिंग है, फिर आपने साथ उन मिसकंसेप्शंस को भी रद्द करना है जिसकी वजह से वो बेन कहलाती हैं। मिसकंसेप्शंस को भी कन्फ्रंट करना है कि जिसकी वजह से वो कहते हैं जी देखें, ये डाइवर्सिटी की वजह से बड़ा हमारा नुकसान हो गया जी, बड़ी इग्नोरेंस है। तो आपको वो इग्नोरेंस डाइवर्सिटी की वजह से तो नहीं है, वो तो किसकी वजह से, इलिटरेसी की वजह से, उसकी रीजन तो कोई और है जी। ये क्या आपने उसकी मिसकंसेप्शन को भी कन्फ्रंट कर दिया। एक तो आप प्रूव करते जा रहे हो वो ब्लेसिंग है, साथ ये भी बताते जा रहे हो कि जिस मिसकंसेप्शन की वजह से उसको बेन समझा जाता है या कर्स समझा जाता है, उसकी रीजन डाइवर्सिटी नहीं है, उसकी रीजन तो कोई और है। इसी तरह से और चीजें वो हम नीचे उसको कन्फ्रंट करते जाएंगे करते जाएंगे, इस तरह से हम प्रूव करेंगे हाँ जी वो बाकी ब्लेसिंग है, कर्स नहीं है। हम सिर्फ उस ऐसे में ये प्रूव कराते हैं कि ब्लेसिंग है, लेकिन हम ये नहीं बताते कि ये कर्स नहीं है। तो वो कन्फ्रंटेशनल डिस्कोर्स को आप एड्रेस नहीं करते, तो एग्जामिनर कहता है कि यार वो पता ही नहीं है बच्चों को। फिर वो कहता है कि बस रैंडम आइडियाज, उसकी बम्बार्टमेंट कर दी बच्चों ने ऐसे में, रैंडमली प्लेस कर दिए, रैंडमली बस फेंक दिए एग्जामिनर के फेस पे कि भाई खुद ही लगा ले जिधर तूने लगाने हैं। एबीसी मैंने लिख दी है, तुम खुद ही इसका सेंटेंस भी बना लो भाई। दिस इज द केस, रैंडमली प्लेस कर देते हैं वहां पे आउटलाइन में, ऐसी बस जो दिल में आया वहां पे लिख दिया, और एग्जामिनर को कह दिया यार खुद ही लगा ली क्या लगाने हैं। उसने तो नहीं लगाने, उसने आपकी इवेल्युएशन नहीं करनी, उसने फेल कर देना। अच्छा जी, मैं थोड़ा स्टार्ट है इसमें पर्पस समझा दूं अपने सेशन का। पर्पस ये है कि मैंने आपको 15 प्लस टॉपिक्स करवाने हैं। काफ़ी बच्चों की कन्फ्यूजन है, मैंने काफ़ी दफ़ा लाइव में भी बताया, वॉइस नोट्स में भी बताता रहा ग्रुप में, मैं फिर बता रहा हूँ। 15 प्लस टॉपिक्स करवाने हैं। मैंने जो टॉपिक्स करवाने हैं वो पहले मैंने आपको उसके सारे आइडियाज़ एंड आर्ग्यूमेंट्स प्रोवाइड करने हैं। मैंने बताना है कि उस टॉपिक में क्या आना है, आपने क्या लिखना है क्या नहीं लिखना, ठीक है। क्यों? क्योंकि पिछले साल इस तरह होता था कि मैंने टॉपिक दे दिया, मैंने फर्ज करो टॉपिक दे दिया हर्डल्स इन द वे ऑफ ग्लोबल सॉल्यूशंस एंड देयर वे फॉरवर्ड, ठीक है, एंड देयर वे फॉरवर्ड। अब मैंने टॉपिक दे दिया, अब अपने तौर पे तो बहुत वो एस्पिरेंट्स ने सर्च की, उन्होंने मेहनत की, 3 दिन लगाए उन्होंने, क्योंकि मैं 3 दिन देता था टॉपिक पे लिखने के लिए। उन्होंने बड़ी सर्च की, लिखी, लेकिन जब उन्होंने मुझे वो पेपर दिया, तो जब मैंने उसको एक ग्लांस थ्रू किया, उनकी तो अप्रोच ही गलत थी। तो क्या फायदा हुआ मुझे उनको जस्ट टॉपिक देने का? वैल्यूएशन का मतलब तो यही था ना कि मैं बस फिर उसको टिक करके पकड़ा देता, ये मतलब था वैल्यूएशन का, ये मतलब नहीं था, या बस क्रॉस करके उनको पकड़ा देता मैं, ये मकसद नहीं था वैल्यूएशन का। मकसद ये था कि मैं देखूं कि आया उसकी बच्चे की अप्रोच, उसने हिट किया टॉपिक के नहीं किया, फिर उसने उसका स्ट्रक्चर कैसे बनाया है, उसको स्ट्रक्चर को मैंने देखना है, कैसे उसने ठीक भी बनाया है कि नहीं बनाया, आउटलाइन में जो चीजें प्लेस कर रहा है किधर कर रहा है किधर नहीं कर रहा। फिर मैंने देखना है उसने उसके ऊपर इंट्रो कैसे डेवलप किया, उसने उसके बॉडी पैराग्राफिंग्स कैसे की है, उसने कंक्लूजन कैसे लिखा है, ये मैंने देखना है सारा। अगर उसकी अप्रोच ही गलत है तो ऑब्वियसली फिर मेरा ये फर्ज है कि मैं उसको बताऊं कि भाई इस टॉपिक में क्या आना था। उसने वो जो लिखा सारा वो तो फिर पानी में चला गया ना, पानी फिर गया उसके ऊपर। इसलिए मैंने जो टॉपिक कराना है पहले वो मैंने आपको खुद बताना है कि इसमें ये चीज़ आनी है, ये आनी है। अब ये समझ लें कि मैंने स्ट्रक्चर डेवलप करके आपको देना है, उसका स्ट्रक्चर डेवलप करके दूंगा, फिर लिखोगे इंट्रो पैराज, उसके फिर कंक्लूजन लिखोगे।
पूरा ऐसे आप लिखोगे, फिर मैं उससे इवेल्युएट करूंगा दोबारा कि आपने इंट्रो ठीक लिखा है, आपने बॉडी पैराग्राफिंग ठीक की है, आपने कंक्लूजन ठीक लिखा है. सो इट्स अ 3-वे प्रोसेस. फर्स्ट आपको मैंने लेक्चर देना है, बताना है क्या आना था, ठीक है. फिर मैंने आपकी इवेल्युएशन करनी, फिर मैंने वो सारा करेक्ट करवाना. मंडे टू वेडनेसडे, वेडनेसडे वाला दिन हमारा एवेल्यूएशन का दिन है. मंडे और ट्यूसडे को हम लोग टॉपिक्स, दो टॉपिक्स के हर वीक में स्ट्रक्चर्स बना रहे होंगे, और फिर ऑब्वियसली वो आप अगले वीक में मुझे चेक भेज रहे होंगे, उसमें चेक करूंगा वेडनेसडे को, और वही ऑब्वियसली सारी इसकी वैल्यूएशन करेक्शन मैं आपको फिर लाइव क्लास में मैं करूंगा, आपके सामने वो खोलूंगा, आप दूसरों का भी देख रहे होगे, उससे भी सीखोगे, अपना भी देखोगे. दिस इज द स्कीम ऑफ द सेशन. क्यूरीज मैं एंड पे लूंगा जी. जी किसी को डिस्टॉर्शन तो नहीं आ रही जी? अब आवाज ठीक है? अभी आप रुकते जाएं ना, अभी आप देखते जाएं, अभी लेक्चर कंप्लीट होगा, आपको सारा कुछ पता चल जाएगा कि क्या है क्या नहीं है. सारा पता चल जाएगा अभी आपको, आर्टिकुलेशन क्या है क्या नहीं है, सारा पता चल जाएगा अभी. ओरिएंटेशन लें अभी आप, उसके बाद मुझे डिटेल्स के लिए आप कोऑर्डिनेटर से रब्ता कर सकते हैं. अच्छा जी, ये स्कीम हो गई है. अब किसी को स्कीम में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है जी? काइंडली मुझे ये बता दें. रिकॉर्डिंग मिल जाएगी जी. कन्फ्रंटेशन डिस्कोर्स मैंने ऊपर थोड़ा सा बता दिया है, आप उसको देख सकते हैं बाद में भी, तो रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा. अच्छा जी, रैंडम आइडियाज पे बात हो रही थी, जो फेलियर्स हम देखने गलतियां करते हैं. फिर लॉजिकल रीजनिंग नहीं होती जी. एग्जामिनर लिख रहा है, या आप रिपोर्ट्स खुद भी पढ़ सकते हो, मैंने उनका क्रक्स यहाँ पे निकाला हुआ है. लॉजिकल रीजनिंग नहीं होती जी. लॉजिकली वो प्रूव ही नहीं कर रहे होते. कोई बात अगर उन्होंने कर दी है, तो उसको वो लॉजिकली प्रूव ही नहीं कर पा रहे अपने पैराग्राफ्स में, ठीक है. मल्टीपल एंगल्स नहीं दिखाए होते उसको, एग्जामिनर को, ठीक है. आउटलाइन प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड ही नहीं होती. एक पॉइंट जो आउटलाइन में दे दिया है, वो आगे जाके बॉडी में प्रेजेंट ही नहीं है. इट्स जस्ट लाइक कि एक बुक का अगर कंटेंट में कोई चैप्टर है, आगे वो किताब में चैप्टर ही नहीं है. आउटलाइन इज द कंटेंट ऑफ योर एसे. आउटलाइन इज द बैकबोन ऑफ योर एसे. एक भी अगर आप उसका वर्टिब्रे हिलाते हो तो पूरी बॉडी हिल जाएगी, ठीक है. फिर डॉर्मेंट कंटेंशन, ये एग्जामिनर कहता है सारी बातें, मैं नहीं कहता. वो कहता है डॉर्मेंट कंटेंशन ही नहीं समझ आई बच्चों को. ये अभी सारे टॉपिक्स मैंने जो 23 के डिस्कस करने हैं, उसमें आपको पता चल जाएगा कि उन टॉपिक्स के पीछे डॉर्मेंट कंटेंशन क्या थी, अंडरलाइंग थीम क्या थी, किस पे वो बात कर रहा था. फिर डल मोनोटनी. इधर एक आप अपनी सबसे बड़ी मिथ क्लियर कर लें कि ऐसे की कोई टाइप्स नहीं होती. वो जो आपको पढ़ाई जाती है ना, नैरेटिव ऐसे, आर्गुमेंटेटिव ऐसे, डिस्क्रिप्टिव ऐसे, एक्सपोजिटरी ऐसे, वो ऐसे की कोई टाइप्स नहीं होती, वो डिस्कोर्सेज होते हैं. डिस्कोर्सेज क्या होते हैं? लिखने के तरीके. लिखने के तरीके आप उसको अपने पैराज में दिखाते हो. किसी जगह आप डिस्क्रिप्शन बताओगे, मतलब उसके किसी चीज के इम्पैक्ट्स बता रहे हो. फिर किसी जगह आप एक्सपोजिशन दिखाओगे, उसका एनालिसिस करोगे, उसके कॉजेज बता रहे होगे. किसी जगह आप आर्गुमेंटेशन, आर्गुमेंट्स के बगैर कोई ऐसे हो सकता है, ये आप खुद से सवाल करें. क्या वो जो आपको टाइप्स पढ़ाई जाती हैं कि ये डिस्क्रिप्टिव ऐसे है, तो क्या आप उसमें आर्गुमेंट्स नहीं लगाओगे? आपको जो पढ़ाया गया है कि ये एक्सपोजिटरी ऐसे है, तो क्या आप उसमें कोई आर्गुमेंट नहीं लगाओगे? तो फिर आर्गुमेंटेटिव ऐसे कौन सा हो गया? दिस इज अ डिस्कोर्स.
दिस इज द लिखने का स्टाइल, वो जो आपने पूरा उसमें दिखाना है। नरेशन बेसिकली कहानी होती है, नरेशन, इंट्रोडक्शन आप एक नरेशन की शक्ल में लिखते हो, कहानी से बात स्टार्ट करते हो, उसे जोड़ते हो अपने थीम के साथ। और जब आप ये नहीं कर पाते तो फिर हो जाती है डल मोनोटनी। ये एग्जामिनर कहता है, एग्जामिनर, मैं नहीं कह रहा, आप मेरी बात ना मानो। एग्जामिनर कह रहा है, मैं एग्जामिनर को कोट कर रहा हूँ यहाँ पे, ये पढ़ लीजिएगा खुद, 2014, 16, 17, 18 और 2020 की रिपोर्ट्स। पढ़ने की जरूरत नहीं है वैसे, मैं आपको सारा उसका क्रैक्स बता रहा हूँ। फिर वो कहते हैं मैकेनिक्स का नहीं पता ऐसे की। मैकेनिक्स क्या होती है? मैकेनिक्स होती है उसके वर्किंग पार्ट्स, उसकी मशीनरी। वो कहता है उसको पता ही नहीं है कि क्या है क्या नहीं है, वो वजह से भी फेलियर हो जाता है जी। ये मैकेनिक्स आपको कौन बताता है? ये आपको बताता है सिलेबस, जो कंटेंट्स एफपीएससी ने दिए हुए हैं ना अपनी वेबसाइट पे, उसमें ये मैकेनिक्स बताता है। सबसे पहला मैकेनिक्स क्या है? रिसर्च बेस्ड नॉलेज। रिसर्च बेस्ड नॉलेज मैंने प्रोवाइड करनी है आपको लेक्चर्स में, मैंने और धमाले तो नहीं डालनी। ये मैंने रिसर्च बेस्ड नॉलेज आपको प्रोवाइड करनी है, वो जो आइडियाज एंड आर्गुमेंट्स मैंने बताने हैं, जो टॉपिक पे आपने लिखने हैं। सो जो टॉपिक मैंने कराने हैं उसके लिहाज से आपने परेशान नहीं होना, बाकी आप देख लीजिएगा, आप और भी कर सकते हैं, यू आर नॉट बाउंड कि आप उन्हीं को फॉलो करो। नेक्स्ट थिंग इज आर्टिकुलेशन। आर्टिकुलेशन क्या होती है? ईज इन एक्सप्रेसिंग द थॉट्स इन वर्ड्स और राइटिंग। जो आप सोच रहे हो, क्या वही लिख भी रहे हो? क्या आप अपनी सोच को लफ्जों में ट्रांसलेट करके लिख पा रहे हो? ये आर्टिकुलेशन है। नेक्स्ट थिंग इज एक्सप्रेशन। ये मैकेनिक्स चल रहे हैं ऐसे के एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या होता है? चॉइस ऑफ वर्ड्स प्लस सेंटेंस स्ट्रक्चर। connotation, connotation is the thing which should be right, which should be correct. choice of words आपकी वो कैब, वो प्रॉपर होनी चाहिए, connotation प्रॉपर होनी चाहिए, सेंटेंस स्ट्रक्चर आपका ठीक होना चाहिए। सेंटेंस स्ट्रक्चर की 3 टाइप्स होती हैं, सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड। ये अभी जस्ट इंट्रोडक्शन ही चल रहा है ना सारा, तो मैं आपको जस्ट ओरिएंटेशन में इतनी सी चीजें बता सकता हूँ कि ये चीजें होती हैं। नेक्स्ट थिंग इज टेक्निकल ट्रीटमेंट। ये मैकेनिक्स में शामिल है और ये लिखा हुआ है सिलेबस में उसने। टेक्निकल ट्रीटमेंट में आता है आपका थीसिस स्टेटमेंट, आपकी आउटलाइन, आपकी बॉडी, किस तरह टेक्निकली ट्रीट करते हो उसको, जो स्टांस बनाया है उसी के ऊपर आउटलाइन डेवलप की भी है या नहीं, फिर उस आउटलाइन पे बॉडी बनाई भी है कि नहीं, किस तरह टेक्निकली लेके चले हो उसको। इधर एक और मिथ क्लियर कर लें, जो आपको कहते हैं आपने स्टांस नहीं शुरू में लेना जी। तो अगर आपने कोई अच्छी किताब पढ़ी हो तो वो बगैर किसी थीम के होती नहीं। कोई फिल्म, कोई ड्रामा, कोई थिएटर प्ले किसी थीम के बगैर होता ही नहीं। ऐसे भी किसी स्टांस किसी थीम के बगैर होता ही नहीं। आपको जो कहते हैं कि थीसिस शुरू में ना बनाना, फेल कर देगा, अगर गलत हुई तो, और अगर वो गलत हुई तो इंट्रो के बीच में भी वो गलती होगी। एग्जामिनर रोटी को चोची नहीं कहता, उसको पता चल जाएगा कि आपने जो स्टांस लिया है वो आया ठीक भी है या नहीं, आपने उसको टॉपिक को हिट किया भी है कि नहीं। एग्जामिनर आपसे कहता है मेक एन आउटलाइन, वो आपसे कहता है, वो आपसे रिक्वेस्ट करता है प्लीज आप आउटलाइन बनाएं। वो क्यों कहता है? वो इजी होना चाहता है, उसने 15 से 20 हज़ार पेपर पढ़ना है, उसने आउटलाइन पढ़ के डिसाइड कर देना आप पास हो या फेल हो। ठीक है, तो आउटलाइन बनाने का पर्पस यही है कि आप उसे शुरू में बता दो कि भाई मैं किस नहज पे चलने जा रहा हूँ। तो उस आउटलाइन में जब तक आप स्टांस ही नहीं लोगे तो आप क्या डेवलप करोगे? रैंडम बातें करोगे, फिर आप सब हो जाओगे, फिर आप वो सारी गलतियां करोगे जो हमने ऊपर देखी हैं, आप रैंडम हो जाओगे, आप इलॉजिकल हो जाओगे। आप इनअप्रोप्रिएट हो जाओगे।
आप आइसोलेटेड सेंटेंसेस लिखोगे, आप लॉजिकल रीजनिंग कर ही नहीं पाओगे, आप मल्टीपल एंगल्स से देख ही नहीं पाओगे। और ये जहाँ पे वो नोट में मेक एन आउटलाइन कह रहा होता है, उधर उसने लिखा होता है मेक श्योर यू यूज डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डिस्कोर्सेज, फॉर एग्जांपल डिस्क्रिप्शन, एक्सपोजिशन, नरेशन एंड आर्गुमेंटेशन। ये सारी उसने, ये पैराग्राफ्स की टाइप्स होती हैं, ये लिखने के तरीके होते हैं जो आपने उसको एक ऐसे में दिखाने हैं। आप ऐसे खोल के देख सकते हैं कोई भी, ये मैं नहीं आपको कह रहा, एग्जामिनर कह रहा है आपको। क्यूरीज एंड पे लेता हूँ, आप एंड तक चलें। मैंने ऐसे करवाना है आज एक पूरा, आप वो भी देखिएगा। उसके ऊपर हमने करनी है सारी ब्रेनस्टॉर्मिंग, आइडियाज देखने हैं। ये देखें, ये लिखा हुआ है उसने, मेक एन आउटलाइन, फिर वो कहता है कि मेक श्योर you use different forms of discourses, for example exposition, argumentation, description and narration. Make sure, ये कोई टाइप्स ऑफ एसेज नहीं है, ये डिस्कोर्सेज हैं, ये लिखने के तरीके हैं जो उसको आपने एक ही एसे में दिखाने हैं। खुदा के लिए एक ही एसे में दिखाने हैं आपने इसको। आगे हम बात कर लेते हैं एसेंशियल स्टैंडर्ड्स ऑफ एसे। स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं एसे के? एसे में यूनिटी होती है, किसी एक ही चीज पे बात हो रही होती है, वो जो थीम होता है ना वो एक ही होता है, बस जो आपका स्टांस होता है वो होता है। ये मैं आपको 23 वाले हर टॉपिक में बताऊंगा कि क्या थीम था उसका। आपने सुनी होगी ये भी बातें, थीम से निकल आओ, ये कर लो। उन्हें ये नहीं पता होता कि थीम आखिर हैं कौन कौन से। जस्टिस एक थीम है, पीस एक थीम है, वॉर एक थीम है, पैसिफिज्म एक थीम है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एक थीम है, गवर्नेंस एक थीम है, डेमोक्रेसी एक थीम है, एजुकेशन पूरा एक थीम है। फिर इन थीम्स में आगे फर्दर चीजें हैं, तो जब तक आपको पता ही नहीं होगा तो आप क्या करोगे, ये भी आपको पता लग जाएगा पहला जब टॉपिक अभी हमने करना है ना। सेकेंड थिंग इज ऑर्डर। लॉजिकल ऑर्डर होता है ऐसे में, विदाउट लॉजिकल ऑर्डर नहीं होता। अब मैं इधर फजूल ही ऐसे इधर उधर की बातें शुरू कर दूं, है ऐसे की ओरिएंटेशन, और मैं इधर जो है वो आपको ए आर रहमान के गाने सुनाने शुरू कर दूं, तो वो तो फिर ऑर्डर ही बिगड़ गया ना मेरा। लॉजिकल आर्गुमेंट करना है वहां पे, हैप्पैज़ार्ड नहीं होना वहां पे, ऑर्डर्ड लाइन ऑफ थॉट होना चाहिए। ये सारी चीजें आप माइंड में रखोगे ना तो फिर आप कर पाओगे लिखते हुए भी चीजें। फिर ब्रेविटी होनी चाहिए, मतलब आप ये ना हो कि बात इतनी आप लंबी कर दो, हो वो छोटी सी प्रिसिजन होनी चाहिए, ब्रीफ, कंसाइज, ऐसे में भी होनी चाहिए। फिर आपका स्टाइल बड़ा क्या होना चाहिए, कन्वर्सेशनल, ऐसे लगे आप बातें कर रहे हो एग्जामिनर से। इनफॉर्मल नहीं होना चाहिए, फॉर्मल होना चाहिए, स्लैंग्स नहीं यूज करने। फिर एक सबसे इंपॉर्टेंट, पर्सनल टच। वो जो ऐसे है ना वो आपकी अपनी माइंड की पैदावार है। माइंड की पैदावार तब होती है जब आपने चीजें पढ़ी होती हैं, जब आपने रिसर्च की होती है, जब आपने अच्छे तरीके से हर एंगल से चीज देखी होती है, फिर आपका पर्सनल टच आता है उसके अंदर, इंडिविजुअलिटी आती है। वो कॉपी पेस्टिंग नहीं होती ऐसे में। ये सारे उसके एसेंशियल्स हैं। सिंक्रोनाइजेशन होनी चाहिए। हर चीज उस टॉपिक से जुड़ी हो जो आप लिख रहे हो, उस थीसिस से जुड़ी हो जिस पे आप लिख रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, इकोनॉमी अपनासिया फॉर ऑल, ये आ गया।
ठीक है, तो अब इस पे पहली हेडिंग बच्चे क्या बनाते हैं, व्हाट इज इकोनॉमी। वाई, उसने आपसे नहीं पूछा कि व्हाट इज इकोनॉमी, उसने पूछा इकोनॉमी हर चीज का हल है। उसे ये बताओ, आप इसको चेंज कर लो, यहाँ पे कर लो फादर, आगे ये कर लो माय फादर, कर लो माय फादर, इसको आगे इस तरह कर लो माय सेवियर। ठीक है, तो आप उसको ये बताओगे व्हाट इज फादर, पहली हेडिंग ये बनाओगे। अब आप खुद सोचो ना, ये बनाओगे पहली हेडिंग, वही टॉपिक मैंने ये चेंज कर दिया जरा, तो माय फादर माय सेवियर, तो व्हाट इज फादर जी पहली हेडिंग ये बन रही है, अब्बू क्या होते हैं, या माय ब्रदर या माय सिस्टर, तो व्हाट इज सिस्टर, व्हाट इज ब्रदर, या व्हाट इज मदर। ये काम नहीं करने, जो करने हैं वो मैंने बताने हैं और फिर चेक करने हैं और उसकी करेक्शन करनी है। कंफ्यूज्ड आउटलाइंस नहीं बनानी। आप जब तक खुद क्लियर नहीं होते तब तक आप एग्जामिनर को भी क्लियर नहीं कर पाते। समझ आ रही हैं जी बातें। हाँ जी नूरुलैन, वो बिल्कुल सही है। अगर थीसिस आप थीसिस खुद बना ही नहीं पा रहे तो आप ऐसे में क्या लिखोगे पूरा, वो आपका गलत ही है। फिर बीच में भी लिख दिया तो गलत है, अगर शुरू में भी लिख दिया तो गलत है। क्यूरीज एंड पे लेता हूँ जी मैं। नॉलेज रिगार्डिंग ऐसे भी गेन जी, मैंने जो आपको टॉपिक करवाने हैं उसमें आपको नॉलेज भी मैंने ही देना है। अभी आपको ये पता चल जाएगा जब मैंने अभी टॉपिक्स पढ़ने हैं ना 23 के, तो उसमें क्यों नॉलेज नहीं आता, सर्च नहीं कर पाते बच्चे, आपको भी पता चल जाएगा। पहला टॉपिक था क्या, आ जाते हैं इस पे डायरेक्टली। शॉर्ट, बड़ी प्रिसाइज और कंसाइज सी ओरिएंटेशन है जी, टू द पॉइंट में बात करता हूँ मैं। रेंडमली मेरी आदत ही नहीं है कि मैं ज्यादा चीजों को खींचूं। इंस्ट्रक्शन इन यूथ इज लाइक engraving ऑन स्टोन। ये पहला टॉपिक था। बताओ इसमें क्या लिखोगे। इंस्ट्रक्शन इन यूथ इज लाइक engraving ऑन स्टोन। बताएं, सोचिए क्या लिखेंगे, इस पे क्या करेंगे। मुझे ना कोई सेंटेंस बना के इधर लिख के दें। सेंटेंस बनाएं और इधर लिखें। इंस्ट्रक्शन इन यूथ इज लाइक engraving स्टोन। जी मानूर, आपने मेरे काफी लाइव सुने हुए हैं। क्या वो छुपी हुई बात क्या है जो जिस पे आप लिखोगे, क्या लिख लोगे। ये सारी बातें आप कर रहे हो, माइंड सेट क्रिएट imposed, literate youth cannot be removed easily, likewise in cleaning cannot be eradicated easily, instructing the youth is challenging task, educate young instruction is similar to working stone, youth learning more by observation and understood, you should be with the knowledge। क्या किस पे बात किस पे करोगे आगे। कौन सी एजुकेशन सफीना, एक तो एजुकेशन को बड़ा इजी ले लिया हुआ है बच्चों ने।
hard to dictate or educate youth owing to their inquisitive nature। ये तो बड़ा नैरो हो गया। ऑब्जर्वेशन एक्शन पर करेंगे, नैरो हो गया ये भी। पास्ट इज अ पोर्टल लर्निंग एक्सपीरियंस, ये भी नैरो हो गया। यूथ इज लाइक अ डायमंड वर्ल्ड ऑफ नॉलेज, मस्ट बी डन बाय हार्ड वर्क। सारे ही नैरो नैरो बोली जा रहे हैं, नैरो, सब नैरो। हमने फैलाना होता है, हमने लिखना है। हम जो एक पॉइंट बात करते हैं ना, जो आपने आउटलाइन में एक पॉइंट लिखना होता है ना, आपने ये सोच के वो पॉइंट लिखना है कि उसके अगेंस्ट मैंने बॉडी में एक पैरा लिखना है पूरा 100 से 120 वर्ड्स का। मैं इस पे जस्ट आपको फूड ऑफ थॉट दूंगा इस टॉपिक पे। बाकी टॉपिक्स हम थोड़े थोड़े डिस्कस कर लेंगे, इसको थोड़ा सा ज्यादा करेंगे। ओरिएंटेशन में इतना काफी है। फूड फॉर थॉट्स ये हैं कि दिस इज इंस्ट्रक्शन इन यूथ। ये यहाँ पे बात हो रही है, एजुकेशन तो है, लेकिन कौन सी एजुकेशन है? एजुकेशन होती है हायर, टेक्निकल, फॉर्मल, इनफॉर्मल। ये एजुकेशन होती हैं, ये मोटी मोटी इसकी टाइप्स हैं। ये कौन सी एजुकेशन की बात हो रही है? ये बात हो रही है जनरल एजुकेशन की। जनरल एजुकेशन से क्या होता है? जनरल एजुकेशन ना तो हायर है, ना टेक्निकल है, ना फॉर्मल है, ना इनफॉर्मल है। लेकिन लेकिन ये वो एजुकेशन है जो आपको इन सारों के लिए प्रिपेयर करती है। इट प्रिपेयर्स द यंग वंस फॉर द एडवांस लेवल्स। जनरल एजुकेशन ये सिखाती है आपको कंट्रोल ऑफ लाइफ। ये सारी चीजें बचपन में ही सिखा दी जाती हैं अच्छे मास्टरों में। ये सिखाती है आपको इंजॉयमेंट ऑफ लाइफ। ये मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, इंजॉयमेंट ऑफ लाइफ। ये आपको सिखाती है अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ। सबसे पहले हेल्थ, जनरल एजुकेशन फॉर हेल्थ। केयर कैसे करनी है अपनी बॉडीज की, बिकॉज अ साउंड बॉडी कीप्स अ साउंड माइंड। अब इसको हमने फैलाना है। फिर आता है करेक्टर। करेक्टर किस तरह से उस बच्चे के अंदर उसको जेंटलमैन बनाना है। ये बचपन में ही चीजें आ जाती हैं, बाद में मुश्किल हो जाती हैं। बड़ा ना वो क्या कहते हैं उसको, बच्चा बड़ा वो होता है, चीजों को एक्सेप्ट कर रहा होता है, और चीजों को बड़ा ना वो एब्जॉर्ब कर रहा होता है। बड़ी उसकी वो क्यूरोसिटी बहुत एक्सट्रीम लेवल की होती है। वंडर उसकी, कभी आप गौर से आंखें देखो ना बच्चे की, तो वो उसकी सेंस ऑफ जो वंडर है ना, वो बहुत एक्सट्रीम होती है। फैमिली लाइफ फाउंडेशन है। वो सीखता है फैमिली लाइफ, बचपन में सीख लेता है। वो कहते हैं ना मैन, वो क्या था एक टॉपिक, मेरे ज़हन से नहीं आ रहा, कि वो बच्चा ही, वो जो मैन है वो अपने चाइल्डहुड का रिफ्लेक्शन होता है। तो ये वो वाला सीन चल रहा है यहाँ पे। मॉरल आइडियल्स और वो कल्चर और सोसाइटी, कल्चर ऑफ सोसाइटी, वो मॉरल आइडियल्स वो बचपन में लेता है वहां से। फिर वो सेल्फ डिसिप्लिन। ये मैं जस्ट आपको थोड़ा थोड़ा फूड फॉर थॉट दे रहा हूँ, सेशन में डिटेल में बात चलेगी। वो एक्वायर और कमुलेट करता है नॉलेज को। सेल्फ डिसिप्लिन उसको बचपन में ही आ जाता है, नहीं आता तो मुश्किल हो जाती है आगे। वो फिर रिफ्लेक्ट होती है उसकी पूरी जिंदगी चीज। इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग, इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग ट्रायल एंड एरर से सीखता है। वो ह्यूमन एसोसिएशन कैसे करनी है,
ह्यूमन एसोसिएशन, बचपन में सीखता है और पूरी जिंदगी चलती है। फिर वो नेचर की ब्यूटी और उसकी बीस्टनेस वो देखता है कि नेचर एक तरफ प्यारी भी है और एक तरफ बड़ी खतरनाक भी है। ये वो बचपन में ही सीखता है, फिर सारी जिंदगी उसके ऊपर चलती है। दिस इज जनरल एजुकेशन। बेसिक एजुकेशन कुछ और होती है जी। नहीं, पेरेंटिंग भी नहीं है जी। दिस इज द टॉपिक, उसमें तो आप अपने आइडियाज जो दोगे वो तो एग्जामिनर एक्सेप्ट करेगा। इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट टू एक्सप्रेस। क्या कहना चाह रहे हैं आप? आईफोन? यस, जनरल एजुकेशन। वो इंटेलिजेंस में आ जाएगी ना, इंटेलिजेंस की जो ट्रेनिंग है। आयशा? मैंने आपको जस्ट फूड फॉर थॉट्स दिए हैं, अभी हमने डिटेल में तो बात की नहीं। अगले टॉपिक्स देखते हैं। द वन हु यूजेस फोर्स इज अफ्रेड ऑफ रीजनिंग। अब ये किस पे है? इसका मुझे कोई बताए, थीम क्या है? क्या इसके पीछे छुपी हुई बात है जिसपे वो पूछना चाह रहा है? क्यूरीज अब मैं इन पे लेता हूँ उमर। वायलेंस या द वन हु यूज फोर्स इज अफ्रेड ऑफ रीजनिंग? द वन हु यूजेस फोर्स इज अफ्रेड ऑफ रीजनिंग। अच्छा, वायलेंस इज द लास्ट रिफ्यूज ऑफ इनकॉम्पिटेंट। कैसे जी तलहा जी? वन हु इज इनकॉम्पिटेंट ऑलवेज यूज वायलेंस। सताइश, हाउ? द वन हु यूजेस फोर्स इज अफ्रेड ऑफ रीजनिंग। मैं आपको बस छोटी छोटी इधर बात करूंगा, मैंने ज्यादा नहीं इस पे बात करनी। ठीक है, जो फोर्स यूज करता है वो अफ्रेड ऑफ रीजनिंग होता है, या जो वायलेंस यूज करता है वो वाकई इनकॉम्पिटेंट होता है? हाँ, मुझे ये बताएं। वर्ल्ड वॉर 2 क्यों लड़ी गई? आप ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे इंटरवेंशंस क्यों करते हैं? आपकी फोर्सेस क्यों हैं? क्रूसेड्स क्यों हुए? यूएन के पीस कीपिंग मिशंस क्यों हैं? इनएविटेबल होता है यहाँ पे फोर्स यूज करना। क्रूसेड्स में इनएविटेबल था फोर्स यूज की उन्होंने। रिलीजन्स ने की, इस्लाम एंड उसमें क्रिश्चियनिटी ने। फोर्सेस ह्यूमन इंटरवेंशन में इनएविटेबल होता है। वर्ल्ड वॉर 2 में इवल के अगेंस्ट आप गए, वन की बात नहीं कर रहा मैं। क्यों करते हो? तो ये क्या सारे इनकॉम्पिटेंट थे या ये सारे आउट ऑफ रीजनिंग थे? बहुत नैरो कर देते हैं आपके, जो बैलेंस करता है वो इनकॉम्पिटेंट है, या वो डरपोक है, या वो आउट ऑफ रीजनिंग है। बड़े बड़े फिलोसफर्स मिलते हैं आपको,
पीस की बातें करते हुए, लेकिन वो भी कहीं ये नहीं कहते कि वॉर ना करो, वो ये कहते हैं अगर करनी पड़ जाए तो वॉर कर जाओ। बड़े नाम है, रसल है। सो इसका अंडरलाइन थीम क्या था? पीस, वॉर, पैसिफिज्म। फिर अगला टॉपिक था द फूल स्पीक्स एंड द वाइज लिसन्स। द फूल स्पीक्स एंड वाइज लिसन्स। बेवकूफ सिर्फ बोलता रहता है और जो समझदार है वो सुनता रहता है। तो अब आप इस पे कितना क्लिक लोगे? आप इसको फैलाओगे इसके टॉपिक को। वाई सिर्फ लिसन नहीं करता, प्रैक्टिकल भी करता है। प्रैक्टिकल क्या करता है? आप फिर उसे बताओगे स्पोर्ट्स में, रिलीजन में, टेक्नोलॉजी में, साइंस में, इकोनॉमी में, सोसाइटी में, या आप एग्जांपल्स दे के बात करोगे यहाँ पे सारी डोमेन्स में। एक इस तरह का और टॉपिक था जो मैंने करवाया था फ्री क्लास में भी। The one who does not read is no better than the person who cannot read. वो रीडिंग से तो नहीं ना कुछ आपने पकड़ लेना, या इंपॉर्टेंस ऑफ रीडिंग पे कितना क्लिक लोगे आप, उसे आप फिर जोड़ोगे। प्रैक्टिस, 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 प्रैक्टिस। प्रैक्टिस से ही आगे फिर हर फील्ड में नाम बनाना। जब तक प्रैक्टिकल नहीं उन्होंने किया, वो वाइज भी लिसन करके क्या कर लेगा? फिर टू इनकरेज हेल्दी ईटिंग। नहीं, इससे पहले था ऑनलाइन लर्निंग इज नॉट ओनली कन्वीनियंट बट ऑफन मोर इफेक्टिव देन द ट्रेडिशनल क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस। इसमें कितना क्लिक लेंगे आप? ऑनलाइन लर्निंग पे कितना क्लिक लेंगे? ऑनलाइन लर्निंग कंपैरिजन है ऑनलाइन लर्निंग का और ट्रेडिशनल क्लासरूम लर्निंग का। क्या है डॉर्मेंट कंटेंशन इसमें? प्रैक्टिकल वर्क होता है जी, क्यों नहीं होता ऑनलाइन में? देखा ना, वो नैरो है सोच। आप ऑनलाइन अर्निंग नहीं करते तो वो प्रैक्टिकली होती है, वो पैसे आपके अकाउंट में आते हैं ई कॉमर्स से। छोटी सी एग्जांपल दी आपको। जी आयशा, आपने बिल्कुल ठीक कहा, इनफॉर्मल एजुकेशन वर्सेस फॉर्मल एजुकेशन, आप इसमें अब बात करोगे। The fool speaks and the wise listens like examples. The wise gives a reason behind his thought or action. The fool only speaks without thinking. तो आप इस पे कितना क्लिक लोगे? कितनी की एग्जांपल्स दे लोगे इस पे कि वाइज रीजन दे रहा है और फूल बोली जा रहा है? नहीं जी, कोई ट्रिकी नहीं है जी, सिंपल एसेज है। मैं आपको बता तो रहा हूँ उसके पीछे छुपी हुई जो बात है। कोई ट्रिकी नहीं है, ये बात वही है कि बस उसने स्टेटमेंट्स बना दी हैं और वो स्टेटमेंट्स ही आती हैं। नो नॉलेज एट द टाइम ऑफ पेपर, ये हो ही नहीं सकता कि आपके पास नो नॉलेज हो। एजुकेशन आपने पढ़ा नहीं हुआ, आपने जेंडर पे पढ़ा नहीं हुआ। मैं आपको साथ साथ बताता तो जा रहा हूँ सारे टॉपिक्स। सबसे पहला था जनरल एजुकेशन पे, फिर अगला था वायलेंस, पीस, वॉर पे, फिर ये फूल स्पीक्स और वाइज वाला भी मैंने उसको बता दिया कैसे खोलना था आपने।
फिर ये ऑनलाइन लर्निंग और ये ट्रेडिशनल क्लासरूम मैंने बता दिया, वो इनफॉर्मल और फॉर्मल एजुकेशन है ये। अब जिसको ये पता होगा चीज़ों का, जिसने पढ़ी होंगी या जिसने किसी को बताई होंगी, फिर वो ईज़िली उसको कर लेगा। टू एनकरेज हेल्दी ईटिंग, इम्पोज हाई टैक्स ऑन कोल्ड ड्रिंक्स एंड फास्ट फूड। हाँ जी, ये अब टैक्सेशन, ये अब ग्रीन इकोनॉमी को आप जोड़ लो पैटर्नल जस्टिफिकेशंस के साथ। खाली पैटर्नल जस्टिफिकेशंस के साथ जो है वो इसको देख के देख लो। पैटर्नल जस्टिफिकेशन क्या होती है कि क्या जो अथॉरिटी कह रही है या वो जो आपके ऊपर इम्पोजिशंस कर रही है रूल्स की, लॉज की, क्या वो ठीक होती हैं, नहीं होती। ये फिर आगे बात निकल जाती है इंडिविजुअल और कलेक्टिव फ्रीडम पे। इंटरप्रिटेशंस डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन जो उसका अंडरलाइंग थीम है ना, वो डिफरेंट नहीं हो सकता तलहा तारिक। इंटरप्रिटेशंस हो सकती हैं, इंटरप्रिटेशंस आप उसको जहाँ मर्जी कर लो आप, लेकिन जो आपने उसको या तो निगेट करना है या उसके हक में लिखना है या उसको एक्सपेंड करना है, तो वो जब तक आप उसको उसका अंडरलाइंग थीम नहीं पता होगा ना, तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। बॉयज विल बी बॉयज, जेंडर इक्वेलिटी, इनइक्वेलिटी, वुमेन एम्पावरमेंट, ये उसके अंडरलाइंग थीम्स। अब इस पे जो मर्जी इंटरप्रिटेशन कर लो आप कि बॉयज विल बी बॉयज रहेंगे नहीं रहेंगे, या वो थे या नहीं थे, अब इस पे जो मर्जी आगे इंटरप्रिटेशन निकाल लो अब, लेकिन जब तक उसका थीम आपको अंडरलाइंग डोमेन ही नहीं उसकी पता, तो आप फिर कुछ और ही निकाल लोगे, वो नहीं निकालोगे जो एग्जामिनर ने पूछा हुआ है। समझ आ रही है बात? ये मैं यही तो बता रहा हूँ कि आपके पास रिसर्च बेस्ड नॉलेज होना चाहिए। जो मैंने टॉपिक्स करवाने हैं नूरुल ऐन, उस पर मैंने आपको रिसर्च बेस देनी है। टू इनकरेज हेल्दी ईटिंग, ये देखा ना इंट्रोडक्शन में, और डेफिनेशन ऑफ हेल्दी ईटिंग आ गई है जी, बेनिफिट्स ऑफ हेल्दी ईटिंग आ गए जी। ये वही वाला आपने काम किया है जो मैंने आपको ऊपर बताया था। माय फादर, व्हाट इज फादर। मैंने आपको जो 15 से 16 टॉपिक्स पढ़ाने हैं, वो मोर देन 45 टू 48 स्टेटमेंट्स में फिट होते हैं। मोर देन 45 टू 48। अब ये जो इसमें दूसरा टॉपिक आ गया, वन हु यूजेस फोर्स इज आउट ऑफ रीजनिंग, इज अफ्रेड ऑफ रीजनिंग, ये मैंने पिछले साल बच्चों को करवाया था। वायलेंस इज द लास्ट रिफ्यूज ऑफ इनकॉम्पिटेंट, तो वो घुमा के उसने किसी और तरह से दे दिया। और फिर ये द फुल स्पीच एंड द वाइज लिसन, ये फॉर्चुनेटली मैंने फ्री क्लास में ही बताया था बच्चों को। वो अब किसी की इम्प्रोवाइजेशन है माइंड की, वो उसको पिक कर गया होगा, जिसने नहीं किया वो उसका अपना दिमाग है। तो एक चीज यहाँ पे भी क्लियर कर लें कि आपको कोई टीचर या कोई भी बंदा कंपेटिटिव एग्जाम्स क्लियर करवाने की गारंटी नहीं दे सकता। हाँ, वो आपको अच्छे तरीके से चीजें पढ़ा सकता है, या वो आपके थॉट प्रोसेस को प्रोवोक कर सकता है। उसके बाद आपकी अपनी गेम है सारी। लिटरेरी एसेज के पीछे भी पूरा एक थीम है ना। अब वो एक टॉपिक था इसमें, आई डिसअप्रूव ऑफ व्हाट यू से बट आई विल डिफेंड द राइट ऑफ योर सेइंग टिल डेथ। तो अब इसके पीछे क्या थीम है? बेसिकली बात हो रही है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की, लेकिन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे भी आप ज्यादा नहीं लिख सकते। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को जब आप फ्रीडम ऑफ स्पीच में देखते हो ना, तो स्पीच फिर एक बहुत ब्रॉडर टर्म चली जाती है। फिर आप उसमें खेल सकते हो, फिर आपने ऑब्वियसली फिर 1500 1600 2000 वर्ड लिखना है। फिर तो जब तक आप उसको उस डोमेन में उसके थीम में नहीं देखोगे, वो आप फिर नहीं लिख सकते, आप नैरो कर देते उस चीज को। जिन बच्चों का कंटेंट का भी और मसला है या वो किताबें नहीं पढ़ सकते, एक और मेरा सेशन आ रहा है जी, उसमें मैंने 120 प्लस बुक्स, उनके मेन आइडियाज, कि वो आखिर उसमें बात क्या करता है पूरी किताब में, मेन आइडियाज, उसके कोर कॉन्सेप्ट,
उसमें उसने क्या बात की है, ठीक है, और उसके अंदर जो मेन आर्ग्यूमेंट्स जो आपके पेपर्स में काम आने हैं, मैंने वो करवाने हैं 120 बुक्स, जिसमें पॉलिटिक्स की हैं, फिलोसफी की हैं, इकोनॉमी की हैं, हिस्ट्री भी है। ये वो सारी किताबें हैं जो आप कभी नाम सुनते हो, इधर वाई नेशंस फेल, कॉन्क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस, फलानी टिमकानी, तो ये वो सारी किताबें इसमें आ जानी है। बच्चे खुद रीड नहीं करते, रीडिंग करके भी उन्होंने यही चीज़ें निकालनी होती हैं, लेकिन वो नहीं निकाल पाते, तो वो निकाल के मैंने आपको देनी है। ये सेशन स्टार्ट होगा 23 फेब से, ये चलेगा थर्सडे टू संडे रात 10 से 11:30। अब ये जो ऐसे वाला सेशन है ये चलेगा मंडे टू वेडनेसडे। कल से इसकी रेगुलर जो है वो स्टार्ट हो जाएंगी क्लासेस, और ये चलेगा 8 से 10। वेडनेसडे को वैल्यूएशंस हुआ करेंगे, मंडे ट्यूसडे मैंने टॉपिक्स करवाने, और इसी तरह से फिर लेके ये 8 वीक्स चलेगा जी, और ये 7 वीक्स चलेगा। प्रेसी एंड कंपोजिशन ये मैम महलिका करवा रही हैं। शी इज सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, शी herself got 75 marks in प्रेसी पेपर। एमफिल इंग्लिश लिटरेचर हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, 5 लैंग्वेजेस इंटरनेशनली पढ़ा रही हैं, सर्टिफाइड प्रोफेशनल हैं। ये आपको इनका तरीका सेम वही है प्रेसी का जो मैं जिस तरह करवाता हूँ, तो आपने उसमें परेशान नहीं होना। इन्होंने वही आपको मेन आइडिया पकड़ के बताना है कि किस तरह से करनी है प्रेसी कंपोजिशन में, आगे फिर क्या करना है, आगे फिर करेक्शंस किस तरह करनी है, नरेशंस किस तरह करनी है, वॉइस ट्रांसलेशन किस तरह करनी, किस तरह नहीं करनी, वो सारा उन्होंने करवाना है। ये हो रहा है 16 फेब से स्टार्ट सेशन, ये भी 8 वीक्स का है। ये भी थर्सडे टू संडे इसकी क्लासेस चला करेंगी रात 8 से 10। जी आप मुझे व्हाट्सएप कर लें या कोऑर्डिनेटर को कर लें, मेरा व्हाट्सएप नंबर ये है जी, कोऑर्डिनेटर का लिख देता हूँ 0316 6867 525 0316 6867 525। मिस सादिया हैं जी कोऑर्डिनेटर। जी डेडलाइन बस सुबह तक की है जी, कल शाम पहली क्लास होगी तो उससे पहले पहले आप रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। किसी के क्वेश्चन वगैरह हैं तो अब आप पूछ सकते हैं जी, मेरे से साथ साथ एड्रेस होते रहे। आपको डिटेल्स बता देते हैं जी, आप व्हाट्सएप कर लें। हाँ जी बिल्कुल, पीएमएस स्पेशल सीएसएस डिस्क्रिप्टिव्स के लिए भी, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव में भी आपने एसेस लिखने हैं। यार आप लिटरेरी एसेज को आप फिर वही बात कर रहे हो, मैंने पहले क्लियर किया तो है। अगर आपकी ग्रामर वीक है तो ऑब्वियसली मैं ग्रामर की मिस्टेक्स आपको निकाल के दूंगा और उन्हें मैं करेक्ट कर दूंगा, लेकिन रूल्स वगैरह जो है ना वो ग्रामर के, वो नहीं मैंने पढ़ाने आयशा। ग्रामर के रूल्स में कभी नहीं हम जाते, क्योंकि रूल्स पढ़ के कभी आपको इंग्लिश नहीं आती। आपको आती है इंग्लिश अच्छा पढ़ने से, अच्छी रीडिंग करने से, और फिर उसको लिखने से, और फिर उसको करेक्ट करवाने से। हाँ जी इसी नंबर पे करना है जी कोऑर्डिनेट। 1 ऐसे में कितनी आउटलाइन लिख सकते हैं सर? एक ऐसे में एक ही लिखते हैं जी सर। आउटलाइन क्वेश्चन फॉर्म में होनी चाहिए, सेंटेंस सेंटेंस और फ्रेज होना चाहिए जी। सर इस 10 मंथ टाइम एनफ टू गो ऐसे फ्रॉम स्क्रैच। आप 10 मंथ्स कह रहे हो, मैं आपको 2 महीने में करवा देना। इंपॉर्टेंट चीज थी जी कि आपने अगर कोई चीज कभी पढ़ी है, कभी कोई किताब पढ़ी है या नहीं पढ़ी, मैंने आपको जितने टॉपिक्स करवाने हैं उसका सारा रिसर्च बेस्ड नॉलेज खुद प्रोवाइड करना है, तो वो आपने उसमें परेशान नहीं होना।
तो एक एक टॉपिक जो है उसकी 3-3 4-4 स्टेटमेंट्स मैं आपको क्लास में बता रहा हूँ बना के, कि ये देखो, ये अब मैंने आपको जो चीज़ करवाई है, ये इसकी ये भी स्टेटमेंट अगर आई तो ये उसमें भी लग जाएगा, ये स्टेटमेंट आई तो उसमें भी लग जाएगा, ये स्टेटमेंट आई तो उसमें भी लग जाएगा। सो एक टॉपिक पे 3 से 4 स्टेटमेंट्स बन रही हैं, तो इफ वी मल्टीप्लाई दिस 16 बाय 3 टू 4, तो आप देखो बात कहाँ जाती है। ठीक है? अच्छा जी, एक और चीज़, आप किसी मेंटोर से पढ़ते हैं ना, तो आप उस मेंटोर की इफेक्टिव पेडागोजी देखा करें, कि वो उसका पढ़ाने का स्टाइल क्या है। आपने उससे पढ़ना है, आपने उससे अपने ज़मीनों के मसले तो हल नहीं करवाने, आपने उससे कोई बंदा तो अंदर नहीं करवाना, आपने उससे अपने इंडिया से आए हुए क्लेम्स तो नहीं रिक्लेम करवाने, आपने उसे पढ़ना है। अगर तो वो सही पढ़ा रहा है तो ही इज़ वेल एंड गुड, और अगर वो सही नहीं पढ़ा रहा तो वो फिर जो मर्ज़ी है, आपके लिए वो मेंटोर ना हो फिर। पाकिस्तान करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स और करंट अफेयर्स का बच्चे अक्सर पूछते रहते हैं, सर उस्मान, उनके भी सेशन स्टार्ट हो रहे हैं, आप उनसे पढ़ सकते हो। 031446000454, ये उनके कोऑर्डिनेटर का नंबर है, आप उनसे रब्ता कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा फीडबैक है इनका, और मेहनत भी काफ़ी करवा रहे हैं। सर कौन सी बुक रीड करनी चाहिए अच्छी? आप विल को पढ़ो, विल ड्यूरा को, रसल को पढ़ो, जॉर्ज ऑरवेल को पढ़ो। सर आप में ऐसा नहीं बेटर होगा, ज्वाइन करिए, बिकॉज मैं 2 सेशन ले चुकी हूँ, ऐसे आउटलाइन पॉइंट जनरेशन में इशू होता है। हाँ, तो वो तो मैंने आपको डेवलप करके देनी है, स्ट्रक्चर तो मैंने आपको बना के देना है, उसके बाद आपने लिखना है। यही तो मसला है, यही तो मसला आ रहा था पीछे बच्चों को, कि स्ट्रक्चर नहीं था बनता, अप्रोच ही नहीं थी उनकी होती टॉपिक पे। इसलिए मैंने वो आपको खुद बताना है कि इसमें ये आना है। नेवर 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 गिव अप पे आप फेलियर्स ऑफ द पिलर्स ऑफ सक्सेस भी फिट कर सकते हो। इफ लाइफ थ्रोज लेमन्स मेक लेमनेड भी फिट कर सकते हो। आईफोन नो क्या हुआ जी? नो, अब ये आपका स्टाइल है आउटलाइन लिखने का। अगर आप किसी एक पॉइंट के साथ एग्जांपल लिख रहे हो तो फिर सारी जो है वो सारे पॉइंट्स के साथ एग्जांपल्स लिखोगे। अगर नहीं लिख रहे तो फिर उसको एक ही डगर पे चलाना है ना। ये नहीं है कि 2 पॉइंट्स की एग्जांपल लिख दी है, तीसरे पे जाके एग्जांपल गायब हो गई है, तो इट्स गुड कि आप ना ही लिखो फिर। कहानी बनानी है तलहा, इंट्रोडक्शन में कहानी मजेदार बनाओगे तो अदरवाइज एग्जामिनर बोर बैठा होता है वहां पे। उसको कोई मजेदार कहानी बताओगे, बनाओगे वहां पे, तो फिर ही वो मजबूर होगा कि पढ़े, अदरवाइज वो नहीं पढ़ेगा। फिर वो वही ट्रेडिशनल क्लास थ्रू करेगा, और उसकी मर्जी है फिर, जो मर्जी करे वो। इससे की लेंथ कितनी होनी चाहिए मैक्सिमम? देखें जी, आपने मैक्सिमम 3 घंटे है ना सीएसएस के लिए, आपने पहला पौना घंटा 40 मिनट तो आउटलाइन बनाने में लगाने हैं, टॉपिक सिलेक्शन में, आउटलाइन बनाने में। उसके बाद 2.25 घंटे हैं, आप 1500 से 1600 वर्ड भी लिखा हो तो बहुत, लेकिन वो होना क्वालिटी का चाहिए। एनाइडोट की क्रिएटिविटी कहाँ से सीखते हैं? इन टॉपिक्स की तो मैं आपको सिखा दूंगा, बाकियों की आपकी अपनी ऑब्जर्वेशन है, रीडिंग है।
आयशा, आप बताएं, आपने फिर 2 सेशंस में पीछे क्या किया जो आप ले चुकी हैं? आउटलाइंस, पॉइंट जनरेशन में इशू होता था, तो वो सॉल्व क्यों नहीं हुआ आपका 2 सेशन में? क्या क्यों नहीं करवाया उन्होंने? किसी और की कोटेशन आप जो आर्गुमेंट दे रहे हैं, उसकी सपोर्ट में कर सकते हैं ऑब्वियसली, लेकिन वो होनी उसकी सपोर्ट में ही चाहिए ना जो आप आर्गुमेंट कर रहे हैं। ठीक है जी, और क्यूरी किसी की? देखें जी, मैं आपको ये फिर बता रहा हूँ कि ये जो टॉपिक्स मैंने करवाने हैं, इसकी मैंने आपको स्क्रैच से प्रो की तैयारी करवानी है। मतलब ज़ीरो, आप ज़ीरो पे खड़े हैं, आपने मेरे 100 किताबें पढ़ी हुई हैं, कोई भी नहीं पढ़ी हुई, मैंने इन टॉपिक्स की आपको कंप्लीट तैयारी करवानी है, तो ऑब्वियसली आप इसे शुरू कर सकते हैं। ये पेस्टल अप्रोच कौन सी होती है जी? इनफॉर्मली तो जी जनाब 5-6 साल हो गए हैं रद्दा, लेकिन फॉर्मली जो मैंने अब सेशंस में पढ़ाना शुरू कर दिया, पहले होता था रैंडम गाइड चल रही होती थी इंटरव्यूज की, या बता देना ऐसे ही कोई बैठा है पास तो कोई पूछने आ गया है, तो फिर आई थॉट कि जनाब इसको अब थोड़ा फॉर्मली भी स्टार्ट करना चाहिए। 67। ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करता हूँ। आपकी फिर कोई और रैंडम क्यूरीज हैं तो वो आप फिर ले लें। जो बच्चा ज्वाइन करना चाहता है जी, वो कोऑर्डिनेटर से रब्ता कर ले, उसका नंबर मैंने चैट में भी लिख दिया, और मुझे भी व्हाट्सएप कर सकते हैं।